क्या आप जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान को सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है? लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं? इसका जवाब आज आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाला है। जब आप गूगल करते हैं तो आपको तुर्कमेनिस्तान से रिलेटेड काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर नेचर की खूबसूरती तो देखने को मिलती ही मिलती है, लेकिन इसी के साथ ही साथ यहाँ प्रॉब्लम्स भी उतनी ही ज्यादा हैं। हम आज तुर्कमेनिस्तान को नॉर्थ कोरिया से कंपेयर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया में एक डिक्टेटरशिप का शासन है, वैसे ही आज के समय में तुर्कमेनिस्तान में भी एक ऐसे ही डिक्टेटर के जरिए रूल किया जा रहा है। ऐसा वहां पर सदियों से चला आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार तुर्कमेनिस्तान की यह दशा कैसे हुई और सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद आखिर तुर्कमेनिस्तान क्यों एक अनस्टेबल कंट्री की तरह देखा जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आज आपको पहली बार मालूम पड़ेगा, तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अपनी इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर हम जियो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट से देखें तो तुर्कमेनिस्तान साउथ रीजन में अपना बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ में साझा करता है, तो वहीं नॉर्थ साइड में इसकी सीमाएं उज्बेकिस्तान से सटी हुई हैं। वहीं देश का पश्चिमी इलाका कैस्पियन सी के साथ में जुड़ा हुआ है। लगभग 90% का हिस्सा तुर्कमेनिस्तान में काराकम डेजर्ट से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इस पूरे देश में कई बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं और यही माउंटेन एक नेचुरल बॉर्डर बनाती हैं ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ। तुर्कमेनिस्तान के नॉर्दर्न इलाके में जहां इसका बॉर्डर उज्बेकिस्तान से मिलता है, वो काफी हद तक सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नदी अमू दारिया रिवर द्वारा डिवाइडेड है। इस रिवर वैली ने अपने अंदर काफी समय से एंशिएंट सिविलाइजेशन को बचाए रखा हुआ है। लगभग 100 सालों से इस रीजन को तुर्कमेन ट्राइब द्वारा डोमिनेट किया गया था। तुर्कमेनिस्तान एक तरह से पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में पिछले शताब्दी में उभर कर आया। रूस ने जब सेंट्रल एशिया में अपने पैर पसारने शुरू किए, तब तुर्कमेनिस्तान भी उनके कब्जे में आ गया। फिर गठन होता है सोवियत यूनियन का और उस दौर में तुर्कमेनिस्तान एक अंडर डेवलप्ड सोशलिस्ट रिपब्लिक हुआ करता था। उस समय सोवियत यूनियन को तुर्कमेनिस्तान से फायदा तो काफी होता था, क्योंकि सोवियत यूनियन को तुर्कमेनिस्तान से काफी कुछ रॉ मटेरियल बड़ी आसानी से मिल जाया करते थे, जिसमें फाइबर हो गया, रॉ कॉटन हो गया, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे रिसोर्सेज मौजूद हुआ करते थे। अब तुर्कमेनिस्तान की ज्यादातर इकोनॉमी सोवियत यूनियन द्वारा दिए जाने वाले मीगर इकोनॉमिक एड की मदद से चलती थी। अब दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में तेजी से कॉटन प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए सोवियत यूनियन ने वहां पर तेजी से इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तुर्कमेनिस्तान के एनवायरनमेंट को अच्छा खासा फर्क पड़ा। यहाँ तक कि सेंट्रल एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट नदी अमू दारिया नदी भी इस बढ़ते डेवलपमेंट से काफी प्रभावित हुई और इसकी वजह से इसका फ्लो बदलकर देश के उन हिस्सों में किया जाने लगा जहां का इलाका रेगिस्तान से घिरा हुआ था। अब सोवियत यूनियन द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज को जिस तरह से तुर्कमेनिस्तान के जरिए एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इसकी वजह से सेंट्रल एशिया के एनवायरनमेंट में अच्छा खासा फर्क पड़ने लगा। उस समय सेंट्रल एशिया के बाकी देशों ने इस नेचुरल रिसोर्स के एक्सप्लॉइटेशन का काफी विरोध भी किया। 1991 में जब तुर्कमेनिस्तान को सोवियत यूनियन से आजादी मिली, तब देखा गया कि वहां पर तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगा, क्योंकि उस समय तुर्कमेनिस्तान में जितनी भी नॉन नेचुरल गैस इंडस्ट्री थी, वो सब की सब कंगाल हो गई। कहा जाता है कि उस दौर में तुर्कमेनिस्तान में एम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 60% तक जा पहुंचा था। इस सिचुएशन से निकलने के लिए तुर्कमेनिस्तान ने अपने नेचुरल गैसेस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब आजादी के बाद तुर्कमेनिस्तान ने फैसला किया कि वो न्यूट्रल रहने की पॉलिसी अपनाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी राजधानी में एक न्यूट्रलिटी का सिंबल भी बनाया। उस समय तुर्कमेनिस्तान को पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपनी गैस इंडस्ट्री को वापस से रिवाइव कर सके। तुर्कमेनिस्तान को बाकी के अरब देश जैसा बनना था और आज के समय तुर्कमेनिस्तान दुनिया का 9th सबसे लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। बीते कुछ सालों में हुए डेवलपमेंट के बावजूद भी वहां की आधे से ज्यादा जनता गरीबी रेखा से नीचे रहने पर मजबूर थी। साल 1991 से 2006 तक वहां पर एक डिक्टेटर का राज था, जिसका नाम था सापर मूरत नियोज़ोव, जिसने अपने आप को एक अलग ही टाइटल दिया हुआ था, तुर्कमेन बैसी। इस टाइटल का मतलब था फादर ऑफ ऑल तुर्कमेन्स।
तुर्कमेनिस्तान के इस प्रेसिडेंट के हिसाब से 20 अगस्त 2006 को तुर्कमेनिस्तान की ग्रोथ रेट लगभग 20% थी। लेकिन अपनी इस बात का प्रेसिडेंट कभी भी कोई सॉलिड सबूत नहीं दे पाए और उसी साल इनकी मौत भी हो जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर सपर मुराद नियोज़ोव था कौन और इसकी इंपॉर्टेंस तुर्कमेनिस्तान में इतनी ज्यादा क्यों थी। 12 सितंबर को हमेशा तुर्कमेनिस्तान के लोग रूनामेड नाम की एक प्रथा को सेलिब्रेट करते हैं। पूरे देश में इस दिन नेशनल हॉलिडे होता है और हर कोई रूनामा को ऑनर करता है, जो कि एक किताब है जिसे तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट सपारा मुराद नियोज़ोव ने लिखी थी। वो अपने आप को एक पोएट समझते थे। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट की सनक के बारे में अगर कहा जाए तो साल 1999 में भी कुछ ऐसा देखा गया था, जब न्यू ईयर के समय में वहां के लोगों को एक घड़ी दी जाती है जिसके अंदर सपर मुराद नियोज़ोव की फोटो लगी होती है। तुर्कमेनिस्तान से बाहर रह रहे लोगों ने तुर्कमेनिस्तान को लेकर अपनी एक सच्चाई बनानी शुरू कर दी थी और उनके हिसाब से तुर्कमेनिस्तान एक फैसिस्ट स्टेट बन चुका है और इन सब की वजह था यहाँ का प्रेसिडेंट। दोस्तों, अपने दौर में नियोज़ोव ने सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी को काफी बढ़ावा दिया। उन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था रूनारमा, इस किताब में उन्होंने बताया हुआ है कि तुर्कमेनिस्तान की हिस्ट्री लगभग 5000 साल पुरानी है। यहाँ तक कि इस किताब में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आने वाले समय में तुर्कमेनिस्तान के लोगों को अपने आप को बाकी के देशों से अलग करके रहना चाहिए। यहाँ पर वो एक तरह से लोगों को आइसोलेट होने के लिए कह रहे थे। उनका ज्यादा फोकस अपने देश के कलर को मेंटेन करने में था और यही कारण था कि धीरे धीरे तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ कोरिया की राह पर चलता हुआ दिखाई देने लगा। तुर्कमेनिस्तान की लगभग सभी चीजों पर नियोज़ोव का नाम हुआ करता था, भले ही वो डैम हो या फिर स्कूल के नाम हो। पूरे तुर्कमेनिस्तान में उनकी किताब रूनारमा का ज्यादा प्रभाव था। इस किताब के चैप्टर से लेकर इसके मेन किरदारों के बारे में न सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मालूम होना चाहिए, बल्कि यहाँ की जनता को भी इसकी नॉलेज होनी जरूरी थी। यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस लेते समय टेस्ट के दौरान भी उन्हें इस किताब के कुछ कोट्स मालूम होने चाहिए, कहीं यहाँ के लोग इन एक्टिविटी से परेशान न हो जाएं। इसीलिए और नियोज़ोव का कद लोगों के बीच में कम ना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक और तरीका अपनाया। इन्होंने साल के पहले महीने यानी कि जनवरी को तुर्कमेनबाशी के नाम से बदल दिया। अब आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज के समय में भी तुर्कमेनिस्तान के लोगों में इस फैमिली की पूजा करना एक हॉलमार्क सा बन गया है। नियोज़ोव ने धीरे धीरे पूरे तुर्कमेनिस्तान में सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी को फैलाना शुरू कर दिया और उसी के ढांचे पर देश को चलाना शुरू कर दिया। उस समय तुर्कमेनिस्तान में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन्होंने इसे मोनोपोलाइज करना शुरू कर दिया और इनसे जितना भी पैसा आता था उसे सीधा प्रेसिडेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। तुर्कमेनिस्तान में वेस्टर्न देश में की जाने वाली हर एक चीज पर पाबंदी लगा दी गई। अब चाहे वो वीडियो गेम खेलना हो या फिर लंबे बाल और दाढ़ी रखना। देश की मीडिया से लेकर यहाँ की पुलिस हर कोई करप्ट हो चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि तुर्कमेनिस्तान में रह रहे लोगों के ऊपर आज के समय यहाँ की सरकार का पूरा कंट्रोल है और इसीलिए इसे सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की हमारी वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।